नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कल हम चैप्टर तक पढ़ चुके थे। आज चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में हम पढ़ेंगे। और शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 81 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर राज्य दे रखे हैं और इनके संस्थापक के नाम है। तो कुछ राज्य इंपॉर्टेंट है, 5-6 राज्य, उनके आपको संस्थापक के नाम याद करने चाहिए। वो वही राज्य हैं जब जिन्हें अंग्रेज़ों ने अपने अधीन किया था। तो जैसे कर्नाटक वॉर हुआ, कर्नाटक के बाद आपको पता है कि बंगाल का अधिग्रहण करा। बंगाल, मैसूर, मराठा, पंजाब, सिंध, अवध। तो ये 6 राज्य के संस्थापक और इनका ईयर, तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी चाहिए। तो वहीं से ये सवाल है। देखिए, हैदराबाद के जो संस्थापक कौन थे, वो चिनकिलिच खां। तो ये तो आपका ठीक है। अवध के आपको पता है कि सादत खां थे, जिनका नाम बुरहानुल मुल्क है। तो बी का भी ठीक है। बंगाल की स्थापना किसने की थी, मुर्शिद कुली खां। तो आपका सी भी ठीक है। और रुहेलखंड की स्थापना किसने की थी, अली मोहम्मद रुहेला। देखिए, सादत खां लिखा है, सादत खां ने किसकी स्थापना की थी, अवध प्रांत की। तो डी आपका राइट आंसर है। ठीक है। तो सादत खां का ही जो नाम है बुरहानुल मुल्क है, इनकी ये पदवी है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय का प्रमुख प्रतिफल क्या था। तो स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट है। ए, बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना। तो ब्रिटिश शासन की स्थापना तो प्लासी के युद्ध में नहीं की थी। बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि। सी, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 24 परगना का अधिग्रहण। डी, क्लाइव की बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्ति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि हो गई थी प्लासी के युद्ध में। तो बी इसका राइट आंसर है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है। प्लासी के युद्ध में पराजय के पश्चात सिराजुद्दौला लड़ाई के मैदान से भाग निकला। निम्नलिखित में से उसने किस वाहन का प्रयोग किया। तो सिराजुद्दौला भाग गए। तो सिराजुद्दौला की जंग है, मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया। ठीक है। तो वो ऊँट की सहायता ली और वह फरार हो गया। तो आप पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को प्रारंभ हुआ। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी ओर बंगाल का नवाब था। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया गया और सिराज भी चुपके से ऊँट पर बैठकर युद्ध मैदान से भाग निकला। ठीक है। तो सिराजुद्दौला का मुर्शिदाबाद में मीर जाफ़र के पुत्र ने सिराजुद्दौला को मरवा दिया था। तो आपने इसका देखा, राइट आंसर है ऊँट। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। देखिए, 84, निम्नलिखित में से कौन प्लासी के युद्ध के विषय में सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है, ये ध्यान से आपको पढ़ना है कि क्या पूछा है। तो ए, 23 जून 1775 को प्रातः यह युद्ध आरंभ हुआ और इसका अंत उसी दिन सायंकाल को हुआ। तो आपको तुरंत पता लग गया 1775 नहीं, 1757 है। ठीक है। तो पहला ही आपका ठीक नहीं है। हम बी सी डी भी पढ़ेंगे, देखते हैं कि यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन हमें नई मिलती है क्या, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो। तो बी पढ़ेंगे, सिराजुद्दौला ने मीर जाफ़र को युद्ध के दौरान अपने कैंप में बुलाया था। ठीक है। नवाब के तोपखाने के प्रमुख मीर मदन की हत्या युद्ध के आरंभ में हुई, ये भी बात सही है। 23 जून को दिन के मध्य में नवाब युद्ध का मैदान छोड़कर पलायित हुआ। तो डी भी आपका ठीक है। ठीक है। तो 1775 की जंग है, 1757 में था। देखिए, एक्सप्लेनेशन आप पढ़िए कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा रॉबर्ट क्लाइव के मध्य प्लासी का युद्ध हुआ। ये बात हमें पता है। क्लाइव ने नवाब पर दोषारोपण किया कि उसने अलीनगर की संधि की शर्तों का पालन नहीं किया था और नवाब का उत्तर मिलने से पहले ही वह अपनी सेनाओं को लेकर प्लासी के मैदान की ओर चल दिया। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। षड्यंत्र के कारण नवाब की अधिकांश सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया, जिसका दाहिना भाग राय दुर्लभ राय और बायां भाग मीर जाफ़र के नेतृत्व में था। ठीक है। तो मीर जाफ़र ये सब षड्यंत्र में शामिल हो गए थे नवाब के विरुद्ध। ठीक है। ये दोनों अंग्रेजों से मिले हुए थे। नवाब भाग खड़ा हुआ, परंतु राजमहल के निकट उसे पकड़ लिया और मुर्शिदाबाद भेज दिया गया। वहाँ पर मीर जाफ़र के पुत्र ने उसकी हत्या कर दी। 24 जून को मीर जाफ़र मुर्शिदाबाद पहुँचा और 5 दिन पश्चात क्लाइव ने वहाँ पहुँचकर उसे बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा का नवाब घोषित कर दिया। तो ये आपने देखा। क्वेश्चन नंबर 85 हम देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस एक कवि ने प्लासी की लड़ाई को एक स्थायी दुखभरी रात कहा था? तो नवीन चंद्र सेन। तो नवीन चंद्र सेन ने एक स्थायी दुखभरी रात कहा था, तो राइट आंसर होगा ए। बंगाली कवि थे नवीन चंद्र सेन। प्लासी के युद्ध के परिणाम को एक स्थायी दुखभरी रात कहा, जबकि सर यदुनाथ सरकार ने कहा कि प्लासी की हार से मंदगामी तथा अविदित यशस्वी उषा काल का उदय हुआ, जैसा विश्व के किसी अन्य स्थान पर नहीं देखा गया। वास्तव में पुनर्जागरण था। वस्तुतः यह कथन अंग्रेजों की चाटुकारिता थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 86 को हम पढ़ते हैं। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया था? देखिए 1764 में बक्सर की युद्ध हुआ 1757 के बाद। तो जब 1757 का प्लासी का आपका युद्ध हुआ था, तो अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला की जगह मीर जाफ़र को नवाब बनाया। ठीक है, मीर जाफ़र उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, तो उन्होंने मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। लेकिन मीर कासिम अंग्रेजों की हरकतों को जानता था। ठीक है, तो वह अपनी राजधानी भी उसने चेंज की, मीर कासिम ने। तो फिर बक्सर का युद्ध हुआ, तो बक्सर का युद्ध में कौन कौन थे? 3 लोग थे। एक तो अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला। ठीक है, एक शाह आलम द्वितीय थे जो मुगल बादशाह थे, और तीसरे थे मीर कासिम। ठीक है, तो ये 3 लोग थे। तो इसमें बढ़ते हैं, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया था? तो शाह आलम, सुजाउद्दौला, मीर कासिम। तो पहले ही आपका ठीक है, मीर कासिम मोहम्मद शाह। देखे मोहम्मद शाह तो था ही नहीं इसमें, तो आपका राइट आंसर होगा ए। इसको हम एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ आपका? 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम के संग में व कंपनी के जो सेनापति हेक्टर मुन्नो के मध्य हुआ। मीर कासिम के संग में मीर कासिम के अलावा अवध का नवाब सुजाउद्दौला और शरणार्थी मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शरण क्यों ले रखा था मुगल बादशाह ने? जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, क्योंकि जो मुगलों का वजीर था इमाद उल दौला से मुगल शासक जो शाह आलम द्वितीय था, उसकी जान को खतरा था, क्योंकि शाह आलम द्वितीय के पिता की हत्या अहमद शाह की इमाद उल दौला ने कर दी थी। ठीक है, तो उसकी जान को भी खतरा था, तो इसलिए वो अवध के नवाब के पास शरण लिए हुए था। ठीक है, तो मुन्नो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने संयुक्त सेना को बुरी तरह पराजित किया, हार गए थे पूरी तरह। इलाहाबाद की संधि हुई थी। सुजाउद्दौला व शाह आलम द्वितीय ने कंपनी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और मीर कासिम दिल्ली भाग गया, जहाँ 1770 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तो ये आपने देखा। क्वेश्चन नंबर 87 है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि आपको क्रम से लगाना है। ये सवाल सबसे ज़्यादा पीछे से पूछता है कि क्रम से लगाना है। तो क्लाइव का पुनः भारत अभियान, इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि आप मुझे बताइए कब हुई थी? 1765 में। बक्सर का युद्ध आपका कब हुआ? 1764 में। तो पहले बक्सर का युद्ध हुआ, 3 आएगा, फिर 3 के बाद ही 2 आएगा, तो ये तो हमें कन्फर्म है। वॉरेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना। देखिए 1773 में वॉरेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर बना, तो 3 2 फिर 4 आएगा। तो सबसे पहले हमें 3 के बाद 2 आना चाहिए, हम ये फाइंड आउट करेंगे। 3 के बाद 2, तो 3 के बाद 2 कहाँ पर है? ए में है, बी में है, क्या डी में है 3 के बाद 2? तो डी तो एलिमिनेट हो गया आपका। क्या सी में है 3 के बाद 2? तो आपका सी भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो 3 2 2 के बाद 4, तो ऐसा या तो ए है या बी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, तो क्लाइव का पुनः भारत में अभियान कब हुआ, आगमन कब हुआ? 1765 में। तो 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4। तो ये आपने देखा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है। बिहार के शासक राजा राम नारायण का दमन करने के लिए क्लाइव व मीर जाफर ने किसकी अध्यक्षता में एक सेना भेजी थी? तो उसका राइट आंसर है मेजर कूट के। तो राइट आंसर ये है, बिहार के हिंदू शासक राजा राम नारायण का दमन करने के लिए क्लाइव व मीर जाफर ने मेजर आयरकूट के नेतृत्व में एक सेना भेजी। तो मेजर आयरकूट के नेतृत्व में एक सेना भेजी। मीर जाफर को उस समय लोग क्लाइव का गीदड़ कहते थे, तो उसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 89 है। इसमें भी आपको क्या करना है कि काल क्रम में लगाना है आपको।
क्वेश्चन नंबर 89 है। तो काल कोठरी की घटना, बक्सर का युद्ध, मीर जाफर की मृत्यु और इलाहाबाद की संधि। तो वो आपको 2 और 4 तो आपको पता होना चाहिए। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। इलाहाबाद की संधि 1765 में, यानी कि 2 के बाद ही 4 आएगा। पहले 2 आएगा फिर 4, क्योंकि इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई है। तो इसमें कुछ मिसिंग है क्या? तो हमें लगाना है। देखिए, सबसे पहले घटना कौन सी हुई है? काल कोठरी घटना 1756 ईस्वी में। ठीक है, इससे पहले ये वाली घटना हुई है आपकी एक। फिर बक्सर का युद्ध हुआ आपका। फिर आपका मीर जाफर की मृत्यु 1765 में हुई है, फरवरी 1765 में। बाद में इलाहाबाद की संधि हुई है। तो उसका राइट आंसर होगा ए। जैसे कि हम देख रहे थे कि 2 के बाद 4 आना चाहिए। तो 2 के बाद 4 आप देखेंगे तो किस किस ऑप्शन में ये है? ये आपका एक तो ए में है, एक बी में है 2 के बाद 4। क्या डी में है? डी में भी है क्या? सी में है? तो सी में तो नहीं है, क्योंकि सी में 4 फैला गया। तो ये तो एलिमिनेट हो गया आपका। आप कम से कम 1/3 तक तो पहुँचे ना। ठीक है, ये हमें क्रम लगाना है कि सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो उसका राइट आंसर होगा ए, क्योंकि काल कोठरी की घटना कब है? 1756 में। इस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। ठीक है, जिसमें इन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम कॉलेज पर हमला किया, कलकत्ता को अधिग्रहण कर लिया था, अपने क्षेत्र अपने उसमें ले लिया था, कंट्रोल में, है ना। तो उसका राइट आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे, जो मीर जाफर की मृत्यु हुई थी वो इलाहाबाद की संधि से पहले हुई थी। बस आप इतना ध्यान रखिए कि बक्सर का युद्ध होगा पहले। बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद की संधि से पहले मीर जाफर की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो उसका राइट आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार मिल गए थे? तो लॉर्ड क्लाइव। तो राइट आंसर है ए। बक्सर के युद्ध 1764 के बाद इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई 16 अगस्त 1765 को। 2 संधि हुई थी ना, 12 अगस्त 1765 को संधि हुई, एक हुई 16 अगस्त 1765 को। ठीक है, तो सालम द्वितीय ने अपने 12 अगस्त 1765 के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी थी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपए देगी और निजामत व्यय के लिए 53 लाख रुपए देगी। उस समय गवर्नर लॉर्ड क्लाइव थे। और इलाहाबाद की दूसरी संधि आपको पता है 16 अगस्त 1765 की हुई थी, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? कौन सा कथन अगस्त 1765 में संपादित इलाहाबाद संधि के विषय में सत्य है? देखिए, इलाहाबाद की संधि हुई थी, 2 संधि हुई थी, 12 अगस्त 1765, दो बार के बार आएंगे, 16 अगस्त 1765। तो 2 संधि इसमें हुई है आपकी। तो हमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें 11 उपबंध है। ठीक है, बी, मुगल सम्राट शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांतों की दीवानी का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस संधि से प्राप्त हुआ। सी, इस संधि द्वारा कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर संपूर्ण अवध सुजाउद्दौला को दे दिया गया। डी, युद्ध के हट जाने के रूप में सुजाउद्दौला संधि के निष्पादन के तत्काल बाद 50 लाख रुपए एक ही किस्त में अंग्रेजों को देने में सहमत हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि 50 लाख रुपए एक ही किस्त में। तो ये बात आपकी ठीक नहीं, जबकि ए, बी और सी आपके ठीक है। देखिए, एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है। बक्सर युद्ध के पश्चात 1765 ईस्वी में कंपनी और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य इलाहाबाद की संधि संपन्न हुई। बक्सर के युद्ध के पश्चात 1765 ईस्वी में क्लाइव ने 2 संधियाँ की, जिसे इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। पहली संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी 12 अगस्त 1765 को, और दूसरी संधि आपकी हुई थी 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब सुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच। इस संधि में कुल 11 उपबंध थे। पहली बात क्या थी? अवध से कड़ा और इलाहाबाद लेकर मुगल बादशाह को दे दिया। ठीक है, तो अवध का जो नवाब था सुजाउद्दौला, उससे इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र लिया
और मुगल बादशाह को दे दिया। मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी। अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष देना स्वीकार किया। तो ये ध्यान रखना 26 लाख है। फोर्थ, अंग्रेजों ने हैदराबाद के उत्तर के जिले उत्तरी सरकार को जागीर के रूप में मुगल बादशाह से प्राप्त किया। ठीक है, तो ये 4 आपने देखा। और नवाब के साथ किया गया था, लेकिन प्रश्न का चौथा कारण सत्य नहीं है, क्योंकि शुजाउद्दौला संधि के निष्पादन के काल बाद 50 लाख रुपए एक ही किस्त में अंग्रेजों को न देकर 9 किस्तों में देने के लिए तैयार हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपने देखा डी है। तो 1 टाइम पेमेंट नहीं था, ये 9 किस्तें इसमें बनी थी, एक किस्त नहीं थी, 9 किस्त थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था। आपको पता है कि मीर कासिम अंग्रेजों की हरकतों से वाकिफ था, वो देख रहा था, तो वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया और अपनी सेनाओं को प्रशिक्षण दिया। ठीक है, तभी बक्सर का युद्ध हुआ था। तो इसका राइट आंसर है डी है। अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में मीर जाफर को पद से हटाया और उनके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मुर्शिदाबाद में अंग्रेजों का प्रभाव अधिक बढ़ गया था। इस प्रभाव को कम करने के लिए मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। तो उसका राइट आंसर है डी। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 93 है, 1763 के कई युद्धों में मीर कासिम को हराने वाला ब्रिटिश अधिकारी था। तो उसका राइट आंसर है मेजर हेक्टर मुनरो। ठीक है, तो कई युद्ध में किसने हराया था? मुनरो ने। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम में युद्ध 1763 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। कई झड़पें हुई और मीर कासिम को हार का सामना करना पड़ा। वह बचकर अवध पहुंचा और अवध के नवाब और मुगल सम्राट ने मिलकर अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालने की योजना बनाई और 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। तो ये बात आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 94 हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने यह कहा कि सन 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी की अवधि में बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य थी? तो के.एम. पणिक्कर। तो उसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, बंगाल के इन जिलों की पहचान कीजिए जिनके राजस्व प्रशासन को 1760 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित करके मीर कासिम ने बंगाल की नवाबी प्राप्त की थी। तो देखते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो ए है, बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव। तो अस्थायी गवर्नर होलवेल के बाद वेंसीटार्ड बंगाल का स्थायी गवर्नर बना। इसने नवाब बदलने का निश्चय किया, जिसके तहत 1760 ईस्वी में मीर कासिम के साथ एक समझौता हुआ और मीर कासिम ने इस समझौते के तहत ही बर्दवान और मिदनापुर और चटगांव ये 3 की दीवानी कंपनी को दी। ठीक है, तो उसका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अफसर ने बंगाल में जमींदारी के स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोध किया? तो जेम्स ग्रांट। तो जेम्स ग्रांट ने इसका विरोध किया था। राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव जिस रूप में पहली बार बंगाल आया था वह था? तो ए मद्रास के गवर्नर पिगट के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में, बी फोर्ट विलियम के गवर्नर के रूप में, सी एक सिविल सर्वेंट के रूप में, डी कलकत्ता पर पुनः कब्जा करने वाले अभियान दल के नेता के रूप में। तो उसका राइट आंसर है डी। अलीवर्दी खां के पश्चात उसका पुत्र सिराजुद्दौला मतलब बना, नवाब बना। 15 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला की सेनाओं ने फोर्ट विलियम को घेर लिया था। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तथा 5 दिन पश्चात अंग्रेज सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसकी सूचना मद्रास रेजिमेंट को दी गई और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज सेना को बंगाल पर अधिकार करने की आज्ञा दे दी गई। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल पर अभियान करने के रूप में प्रथम बार सामने आया और 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें वह विजयी रहा। तो ये बात आप ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से किस स्थान समूह की जमींदारी इब्राहिम खान ने अंग्रेजों को बख्श दी थी? तो सूतानाती, कालिकाता और गोविंद नगर। तो इसका राइट आंसर है ए।
अगला क्वेश्चन है 99 है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियन की तुलना मधुमक्खी से की थी? तो अलीवर्दी खां। तो राइट आंसर सी है। देखिए, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने यूरोपियनों की तुलना में मधुमक्खी से करते हुए कहा कि मधुमक्खी जो छेड़ने पर काट कर मार डालेगी, अन्यथा शहद देगी। तो अलीवर्दी खान ने बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 100 है, फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी किस वर्ष अस्तित्व में आई? तो सन 1700 में। तो राइट आंसर ए है। देखिए, जोग चौनाक ने अगस्त 1690 ईस्वी में सुल्तानाती में एक अंग्रेजी कोठी की स्थापना की थी, जिसकी भावी राजधानी के वहाँ पर नींव पड़ी। और बर्दवान जिले के एक जमींदार सोबा सिंह के विद्रोह के कारण अंग्रेजों को सन 1696 ईस्वी में अपनी नई कोठी की किलेबंदी की अनुमति मिल गई। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में इस किलेबंद प्रतिष्ठान का नाम बदलकर उन्होंने क्या करा था, फोर्ट विलियम रखा था। और चार्ल्स आयर इसका प्रथम प्रेसिडेंट हुआ। वर्ष 1700 में इसे पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया, जो सन 1774 से 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रही। अगला क्वेश्चन है, अलीनगर की संधि पर कब सिग्नेचर हुए थे? तो फरवरी 1757 में। ठीक है, तो अलीनगर की संधि किसके साथ हुई थी? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच। देखो, उसमें लिखा भी अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच संपन्न हुई थी। इस संधि के द्वारा कंपनी के क्षेत्राधिकार और विशेषाधिकार पुनः स्थापित हो गए तथा कंपनी को अपने स्थलों को दुर्गत करने में सिक्के ढालने की अनुमति इसमें मिल गई थी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 102 है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो जी.बी. मैकाले। तो उसका राइट आंसर है बी। तो आपने देखा, हमने क्वेश्चन 102 तक हम कर चुके हैं। चैप्टर 4 आप अच्छे से कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 को हम पढ़ेंगे। देखिए, शुरू के जो चैप्टर हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जब अंग्रेज आते हैं, पुर्तगाली आए, डच, अंग्रेज, डेनिस, फ्रांसीस, तो युद्ध हुए, फिर अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों को अपने आप में मिलाया, एकीकरण करा। तो बहुत सारी घटनाएं हैं, फैक्ट है, कॉन्सेप्ट है, तो उनको समझने में थोड़ा समय लगता ज़रूर है। उसके बाद एक बार जब गाड़ी पटरी पर चल जाती है तब आसान होता है मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना। तो उसको बार बार रिवाइज करें। बहुत सारे यहाँ पर फैक्ट है, बहुत कंसेप्ट है, बहुत डेटा यहाँ पर है। तो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, इसको रिवाइज़ कीजिए। और इसकी मैंने PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, वहाँ जाकर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।